कहानी की शुरुआत होती है नॉर्थ कैरोलिना से, जहां एक ठंडी रात में जेफरी चुपचाप मैकडॉनल्ड्स की छत पर चढ़ता है। अपने पुराने टूल्स से वो छत का कमजोर हिस्सा ढूंढकर अंदर घुस जाता है। अगली सुबह जैसे ही मैनेजर और दो कर्मचारी आते हैं, जेफरी उन्हें गन दिखाकर कोने में रोक लेता है। लेकिन वो नरमी से बात करता है और वादा करता है कि किसी को चोट नहीं पहुंचेगी। वो तीनों को कोट पहनाकर फ्रीजर में बंद कर देता है, लेकिन मैनेजर के पास कोट नहीं होता। ठंड में कांपते देखकर जेफरी अपना कोट खुद उतारकर उसे दे देता है। फिर वो सेफ से सारे पैसे निकालता है और बाहर निकल जाता है और आती हुई पुलिस कार को चकमा देकर भाग निकलता है। दूसरी तरफ कहानी 2 साल पीछे जाती है। जेफरी एक तलाकशुदा आर्मी वेटरन है जो अपने 3 बच्चों का खर्च चलाने में मुश्किल झेल रहा है। बेटी की बर्थडे पर वो उसे अपने पुराने खिलौने देता है, लेकिन बेटी को वो बिल्कुल पसंद नहीं आते। जेफरी अपने दोस्त और साथ ही वेटरन स्टीव को बताता है कि उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, क्योंकि आर्मी की स्किल्स आम जिंदगी में काम नहीं आती। लेकिन स्टीव उसे याद दिलाता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी तेज नजर है। वो चीजें देख लेता है जो लोग आमतौर पर मिस कर देते हैं। दूसरी तरफ मैकडॉनल्ड्स में बच्चों को उनकी मां ताना के साथ छोड़ते हुए जेफरी उनसे वादा करता है कि वो बेहतर इंसान बनेगा, लेकिन ताना उस पर अब भरोसा नहीं करती। बाहर आकर उसे पता चलता है कि उसकी बेटी उसका दिया हुआ गिफ्ट कार में ही छोड़ गई है। उदास जेफरी की नजर तभी एक रिपेयरमैन पर पड़ती है जो मैकडॉनल्ड्स की छत पर चढ़ रहा होता है, और यहीं से उसे एक नया आइडिया मिलता है। वो दुकान के अंदर जाता है और कुछ ही मिनटों में कर्मचारियों की दिनचर्या, उनका काम और पूरा सिस्टम समझ लेता है। और इसी पल से उसकी रूफमैन वाली जिंदगी की असली शुरुआत होती है। आने वाले कुछ सालों में जेफरी एक ही तरीका इस्तेमाल करते हुए कुल 45 मैकडॉनल्ड्स लूट लेता है। हर बार वो छत में छेद करके अंदर जाता है। धीरे धीरे उसके नाम की दहशत फैलने लगती है और मीडिया उसे रूफमैन कहने लगती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन कर्मचारियों को उसने लूटा, वही उसके बारे में अच्छी बातें करते हैं, क्योंकि वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। उसका स्केच बनाया जाता है, लेकिन वो हमेशा मास्क पहनता है, इसलिए पुलिस को बस उसके कद काठी का अंदाजा होता है। चोरी के पैसों से अब जेफरी की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। वो घर में बड़ा टीवी लाता है और बेटी बेकी के जन्मदिन के लिए पूरी तैयारी करता है। बैंड, बड़ा केक और वह साइकिल जो बेकी हमेशा चाहती थी। लेकिन रूफमैन की खबरें और उसका तरीका देखकर स्टीव को शक होने लगता है। बेकी की बर्थडे पार्टी के बीच अचानक पुलिस पहुंच जाती है और डर के मारे जेफरी भागना शुरू कर देता है। वो पड़ोसियों के बगीचों से कूदता हुआ पास की पहाड़ी तक पहुंचता है, लेकिन वहीं फिसलकर नीचे लुढ़क जाता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है, जबकि बेकी दूर से यह सब देख रही होती है। फास्ट ट्रायल के बाद जेफरी को 15 साल की सजा मिल जाती है। जेल में वो बेकी को फोन करता है, लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलने लगता है, उसे पता चलता है कि ताना की जिंदगी में अब कोई और आ चुका है। ताना उससे बात करने से मना कर देती है और बेकी को फोन काटने पर मजबूर कर देती है। इसी पल जेफरी समझ जाता है कि अब वो अपने बच्चों से कभी बात नहीं कर पाएगा। गुस्से और दुख में वो अपने पास रखी फैमिली फोटो से ताना का चेहरा अलग कर देता है। दूसरी तरफ जेफरी जेल में काम करने लगता है और धीरे धीरे वहां के गार्ड्स और वर्कर्स की पूरी दिनचर्या समझ लेता है, खासकर डिलीवरी ट्रक के आने जाने का समय। जैसे ही उसके दिमाग में एक प्लान बनता है, वो उसे पूरा करने के लिए जेल की दुकान में जरूरी चीजें तैयार करना शुरू कर देता है। लकड़ी काटना, धातु को मोड़ना जोड़ना और कपड़ों को बदलकर कुछ नया बनाना, सब कुछ सिर्फ एक ही मकसद के लिए, जेल से निकलने का रास्ता तैयार करना। एक दिन जेफरी ठीक उस वक्त इंतजार करता है जब डिलीवरी ड्राइवर वापस ट्रक की केबिन में बैठता है। मौका मिलते ही वो अपना लकड़ी वाला बोर्ड उठाता है और चुपचाप ट्रक के नीचे घुसकर बोर्ड को फ्रेम में फिट कर देता है। फिर उसी के पीछे छिप जाता है। जब ट्रक बाहर निकलता है, गार्ड नीचे देखने के लिए आईने का इस्तेमाल करता है, लेकिन जेफरी इतनी सफाई से छिपा होता है कि उसे बिल्कुल नहीं दिखता, और इसी तरह वो जेल से बाहर निकल जाता है। कई घंटों की कीचड़ भरी सड़क के बाद जब ड्राइवर पेशाब के लिए रुकता है, जेफरी मौका देखकर बाहर निकलता है और ट्रक के पीछे से होते हुए जंगल की तरफ भाग जाता है। वहां वो अपनी जेल वाली ड्रेस उतार देता है, जिसके नीचे उसने पहले से दूसरे कपड़े पहन रखे थे। फिर वो दूसरी सड़क तक पहुंचता है और लिफ्ट लेकर शहर वापस आ जाता है। अपने घर के बाहर पहुंचकर वो दूर से बेकी को उसकी साइकिल चलाते हुए देखता है, लेकिन पास जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि पुलिस कभी भी आ सकती है। शाम को जेफरी अपने दोस्त स्टीव को फोन करता है और देश से बाहर निकलने में मदद मांगता है। स्टीव उसे बताता है कि उसकी खबरें हर जगह चल रही हैं, इसलिए अभी चुप रहना ही ठीक है। 1 महीने बाद दोबारा बात करेंगे। अचानक पास ही एक पुलिस कार रुकती है,
जेफरी घबराकर इधर उधर छिपने की जगह ढूंढता है। तभी उसे सामने एक खिलौनों की दुकान दिखाई देती है। वो जल्दी से एक शॉपिंग कार्ट पकड़कर अंदर चला जाता है और ऐसे घूमता रहता है जैसे कोई सामान खरीदने आया हो। कुछ देर बाद वो बाथरूम में जाता है और कमोड पर खड़े होकर छत की तरफ चढ़ जाता है। एक पैनल हटाकर वो ऊपर छिप जाता है। थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाला बाथरूम में आता है, लेकिन जेफरी को बिल्कुल नहीं देख पाता। दुकान बंद होने के बाद जेफरी नीचे उतरता है और ऑफिस में जाता है। वो सिक्योरिटी कैमरों को चेक करता है कि कहीं कोई है तो नहीं। फिर मेन एरिया में जाकर कैमरों के एंगल ध्यान से देखता है और उनसे बचते हुए चलता है। स्टोर में रखे बेबी फूड के जार तक पहुंचने के लिए वो एक टूल का इस्तेमाल करता है और ऑफिस में बैठकर वो सब खा लेता है। वो टीवी पर खबरें भी देखता है ताकि पता चल सके कि पुलिस उसे कहाँ ढूंढ रही है। जब पत्रकार उसे हिंसक कहकर बुलाते हैं तो उसे बुरा लगता है, क्योंकि वो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता। फिर वो वापस छत में घुस जाता है और पूरा दिन वहीं छिपकर गुजार देता है। अगले दिन शाम को जेफरी को दुकान का सिक्योरिटी सिस्टम मैनुअल मिल जाता है। कुछ देर समझने के बाद वो रिकॉर्डिंग को पॉज करना सीख जाता है। अब वो दुकान में आराम से घूम सकता है, बिना कैमरों में दिखाई दिए। वो खूब सारी कैंडी उठाता है और फिर साइकिल के डिस्प्ले के पीछे एक खाली जगह ढूंढता है। वो उसे साफ करता है, मैट्रेस और खाना लेकर आता है और उसे अपना नया छुपा हुआ घर बना लेता है। दिन बीतते जाते हैं और जेफरी खिलौनों की दुकान में रहने का तरीका सीख लेता है। दिन में वो चुपचाप सोता है, जबकि लोग दुकान में खरीदारी करते रहते हैं, और रात में बाहर निकलकर खिलौनों से खेलता है, टीवी देखता है और अपनी डेली लाइफ चलाता है। कपड़े उसे डोनेशन बॉक्स से मिल जाते हैं और बाथरूम में छिपकर वो जैसे तैसे खुद को साफ भी करता रहता है। न्यूज देखकर उसे पता चलता रहता है कि पुलिस अभी भी उसे ढूंढ रही है और मामला पूरी तरह ठंडा नहीं पड़ा। एक रात उसे पता चलता है कि दुकान में बेबी मॉनिटर भी बिकते हैं। वो कई मॉनिटर दुकान और ऑफिस में अलग अलग जगह लगा देता है ताकि वो कर्मचारियों की बातें चुपचाप सुन सके। इसी दौरान वो कर्मचारी ली को अपने बॉस मिच से वीकेंड छुट्टी मांगते हुए सुनता है। वो बताती है कि उसका हाल ही में तलाक हुआ है और बच्चे की कस्टडी की वजह से उसे थोड़ी राहत चाहिए, लेकिन मिच उसकी बात ठुकरा देता है। ये सुनकर जेफरी को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। बेबी मॉनिटर की वजह से वो मिच का पासवर्ड भी जान लेता है। बाद में वो उसी पासवर्ड से सिस्टम में घुसकर ली की शेड्यूल बदल देता है ताकि उसे वीकेंड छुट्टियां मिल सकें। धीरे धीरे मीडिया और पुलिस दोनों ही जेफरी में दिलचस्पी खो देते हैं। अब वो 4th ऑफ जुलाई की आतिशबाजी देखने के लिए दुकान से बाहर निकलने की हिम्मत कर पाता है। अगले दिन वो इमरजेंसी एग्जिट का लॉक बदल देता है ताकि वो जब चाहे अंदर बाहर आ सके। फिर दुकान की एक साइकिल लेकर वो एक पे फोन तक जाता है और स्टीव को कॉल करता है। फोन उठाती है स्टीव की गर्लफ्रेंड मिशेल। वो बताती है कि स्टीव अफगानिस्तान गया है और दिसंबर तक वापस नहीं आएगा। जेफरी कोर्ट में उसके लिए मैसेज छोड़ देता है। इसके बाद वो अपने घर पर कॉल करता है, लेकिन जैसे ही वो बेकी की हंसी सुनता है वो बोल नहीं पाता। बेकी अपने नए सौतेले पिता के साथ हंसते हुए खेल रही होती है। ताना फोन पर आती है और चुप्पी सुनते ही समझ जाती है कि ये जेफरी है। वो सख्त लहजे में कहती है कि अब दोबारा फोन किया तो वो पुलिस को बता देगी। फोन कटने के बाद जेफरी टूट सा जाता है और अकेलेपन में उसकी हालत बिखर जाती है। उसी रात जेफरी दीवार पर एक कैलेंडर लगा देता है ताकि वो गिन सके कि स्टीव के लौटने में कितने दिन बचे हैं। अंदर ही अंदर वो इतना हताश हो चुका है कि गुस्से में खिलौनों को मुक्के मारने लगता है। कुछ समय बाद जेफरी बेबी मॉनिटर पर सुनता है कि मिच एक कर्मचारी पर कैंडी चोरी का झूठा इल्जाम लगा रहा है और वह उसके मोटे पेट को सबूत बता रहा है। ली तुरंत अपने साथी कर्मचारी का बचाव करती है। यह सुनकर जेफरी को महसूस होता है कि उसने ही इतनी कैंडी ली थी और उसी की वजह से उस कर्मचारी पर शक गया। उस शाम जेफरी सारी कैंडी वापस रख आता है। अगले दिन ली मिच को अपनी चर्च में होने वाले एक चैरिटी ब्रंच के बारे में बताती है और उम्मीद करती है कि वह खिलौनों की डोनेशन देगा, लेकिन मिच साफ मना कर देता है। यहाँ तक कि वो उन रिटर्न किए हुए खिलौनों को भी देने को तैयार नहीं जो बिक ही नहीं सकते। ली के जाते ही वो उसका फ्लायर कूड़े में फेंक देता है। ली के लिए बुरा महसूस करते हुए जेफरी तय करता है कि वो खुद कुछ खिलौने चर्च तक पहुंचाएगा। वो बैग बाहर छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चर्च का एक सदस्य उसे देख लेता है और उसे पूरे सर्विस में बैठने पर मजबूर कर देता है। जेफरी पूरे समय ली को गाना गाते हुए देखता रहता है। उसके अंदर एक अजीब सी शांति और खिंचाव महसूस होने लगता है। सर्विस के बाद वो सिर्फ खाना खाने के लिए चैरिटी ब्रंच में रुका रहता है, क्योंकि कई दिनों से वो सिर्फ बेबी फूड और कैंडी खा रहा था। वहां उसे कोई पहचानता नहीं तो वो झूठ बोलकर कहता है कि उसका नाम जॉन है और वो इस शहर में नया है। ली उसकी डोनेशन देखकर काफी प्रभावित होती है। जब लोग उससे उसकी जिंदगी के बारे में पूछते हैं, जेफरी बहाना बनाता है कि वो सरकार के
क्लासिफाइड मिशन पर काम करता है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। लोग उस पर भरोसा भी कर लेते हैं और उसे अगले चर्च इवेंट्स में आने का न्योता देते हैं। अकेलेपन से टूटा जेफरी हाँ कर देता है। बाद में जब वो दांत साफ करने की कोशिश करता है तो दर्द से कराह उठता है, क्योंकि इतने दिनों की कैंडी ने उसके दांत खराब कर दिए थे। वो दुकान से कुछ वीडियो गेम चुराता है और उन्हें बेचकर दंत चिकित्सक के पैसे जुटाता है। अब वो अच्छे कपड़े भी ले आता है ताकि किशोरों वाले कार्टून टी शर्ट पहनना बंद कर सके। अगले चर्च इवेंट में जेफरी अपनी मीठी बातों और सरल व्यवहार से सभी औरतों को प्रभावित कर देता है। एक महिला जो पहले पुलिस में थी, जब सुनती है कि इस छोटे से शहर में भी इंटेलिजेंस यूनिट है, तो हैरान रह जाती है। जेफरी फिर से झूठ बोल देता है कि हम हर जगह होते हैं, बस दिखाई नहीं देते। वह हर सवाल का जवाब क्लासिफाइड कहकर टाल देता है। इवेंट खत्म होने के बाद ली औरतों से मजाक में पूछती है कि शायद जॉन को पुरुष पसंद हैं, इसलिए वो लड़कियों की तरह आराम से घुल मिल गया। जेफरी उसे भरोसा दिलाता है कि वह ऐसा नहीं है, तो ली उसे बाहर चलने के लिए कहती है। दोनों पार्क में अपनी पहली मुलाकात करते हैं। यहाँ जेफरी को थोड़ा अजीब लगता है जब वह सुनता है कि ली का एक्स बॉयफ्रेंड भी जेफरी नाम का ही था। फिर भी उनकी डेट बहुत मजेदार रहती है और बाद में दोनों ली के घर जाते हैं, जहां वे काफी करीब आ जाते हैं। इसके बाद ली उसे बताती है कि उसकी 2 बेटियां हैं और जेफरी खुशी से कहता है कि वह उनसे मिलना चाहता है। सप्ताहांत में जेफरी ली के घर जाता है, जहां ली अभी उसे चर्च का दोस्त कहकर ही बेटियों से मिलवाती है। छोटी बेटी डी को वह उसके पसंदीदा वीडियो गेम का सामान देता है, जिससे डी इतनी खुश हो जाती है कि उसे गले लगा लेती है। लेकिन जब वह बड़ी बेटी लिंडसे को म्यूजिक गिफ्ट करने की कोशिश करता है, तो वह मना करके अपने कमरे में चली जाती है। शाम भर जेफरी डी के साथ खेलता रहता है, जिससे उसे फिर से पिता जैसा अपनापन महसूस होने लगता है। धीरे धीरे हफ्ते बीतते हैं और जेफरी ली को डेट करता रहता है। वह हर चर्च इवेंट में जाता है और बेटियों से जुड़ने की कोशिश करता है। डी उससे काफी घुल मिल जाती है, लेकिन लिंडसे अब भी उसे नजरअंदाज करती रहती है। वे सब मिलकर हैलोवीन भी मनाते हैं। इन सब आउटिंग्स का खर्च निकालने के लिए जेफरी खिलौनों की दुकान से वीडियो गेम चुराकर बेचने लगता है, लेकिन पकड़े जाने का डर हमेशा उसके मन में रहता है। इसी वजह से वह ली से कहता है कि वे किसी और शहर में नई जिंदगी शुरू करें। ली साफ बता देती है कि उसकी पूरी जिंदगी यहीं है, इसलिए वह कहीं नहीं जाएगी। फिर एक रात जब जेफरी दुकान के बाथरूम में मुंह धो रहा होता है, तभी उसे आवाज सुनाई देती है। वह डर कर बाहर देखता है तो पता चलता है कि मिच आज दुकान में देर तक रुका हुआ है। जेफरी अपने कपड़े लेने के लिए चुपके से बाहर आता है, लेकिन उसी वक्त मिच उसे देख लेता है और घबरा जाता है। सब कुछ बिगड़ता देख जेफरी नकली अलार्म बजाकर दिखाता है कि जैसे कोई पीछे के दरवाजे से भाग रहा हो, और खुद तुरंत अपने छुपने वाले ठिकाने में लौट जाता है। मिच पुलिस को बुला लेता है और अधिकारी कई घंटों तक पूरी दुकान की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें जेफरी कहीं नहीं मिलता। दूसरी तरफ पुलिस को आखिरकार पता चलता है कि दुकान की सिक्योरिटी कैमरे कई दिनों से रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे थे। मिच उन्हें बताता है कि वीडियो गेम्स भी लगातार गायब हो रहे हैं, इसलिए दुकान में अब और कड़ी सुरक्षा लगानी पड़ेगी। मीडिया भी इस खबर को दिखाने लगता है, लेकिन इससे जेफरी अपनी चर्च वाली लाइफ और ली से मिलने से नहीं रुकता। थैंक्स गिविंग डिनर पर ली की दोस्त उसे डराती है कि खिलौना दुकान में चोरी करने वाला आदमी आसपास ही घूम रहा है, इसलिए ली को नौकरी छोड़ देनी चाहिए। जेफरी कहता है कि चोर उसे खतरनाक नहीं लगा, लेकिन फिर भी मानता है कि ली को नौकरी छोड़ देनी चाहिए, जिसे सब थोड़ा अजीब समझते हैं। ली कहती है कि शायद वह चोर बहुत मजबूर होगा, तभी तो दुकान के बाथरूम में नहाने तक की नौबत आ गई। इस पर लिंडसे गुस्से में कह देती है कि ली काम पर जरूरत से ज्यादा समय देती है और परिवार को नजरअंदाज करती है, और फिर गुस्से में चली जाती है। अगले दिन जेफरी स्टीव को फोन करता है। फिर से मिशेल कॉल उठाती है और बताती है कि स्टीव चाहता है कि जेफरी इस रविवार उनसे मिले ताकि प्लान तय किया जा सके। बाद में जेफरी ली और लिंडसे को एक दूसरे से माफी मांगने के लिए मनाने जाता है, लेकिन दोनों फिर झगड़ जाती हैं। लिंडसे नाराज है क्योंकि ली उसे कहीं बाहर नहीं जाने देती और ड्राइव भी नहीं करने देती। जेफरी उसे ड्राइविंग सिखाने का वादा करता है और वे कार देखने निकल जाते हैं। टेस्ट ड्राइव के दौरान जेफरी तेज रफ्तार में कुछ खतरनाक स्टंट कर देता है, जिससे डी और लिंडसे बहुत इंप्रेस हो जाती हैं, लेकिन ली डर जाती है। बाद में वह सेल्समैन को कैश देकर मनाता है ताकि लिंडसे खुद कार चला सके। लिंडसे बहुत नर्वस होती है, लेकिन किसी तरह सभी को सुरक्षित वापस ले आती है। रविवार को जेफरी आखिरकार स्टीव से मिलता है। स्टीव पूछता है कि क्या वह पूरी तरह छिपा हुआ था और किसी से संपर्क नहीं किया। जेफरी झूठ बोल देता है कि हाँ, मिशेल उसके लिए एक विग लगाकर फोटो लेती है ताकि नया पासपोर्ट बनाया जा सके। स्टीव उसके लिए एक नया नकली नाम और पूरी फर्जी कहानी भी तैयार कर देता है।
देश से बाहर निकलने के लिए उन्हें $50,000 चाहिए, जो जेफरी के पास नहीं है, लेकिन वह वादा करता है कि वह यह पैसा जुटा लेगा। इसके बाद जेफरी अपने पुराने शॉप पर पहुंचता है और पहले की तरह छत से अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसका अंदाजा गलत पड़ता है और वह बराबर वाली दुकान में गिर जाता है। घबराकर वह दीवार तोड़कर पॉन शॉप तक पहुंचने की कोशिश करता है, पर जैसे ही दीवार टूटती है, अलार्म बज उठता है। जेफरी एक बंदूक और पुलिस वाली बुलेट प्रूफ जैकेट उठाता है। फिर वह एक भारी मूर्ति से सामने का दरवाजा तोड़कर भाग निकलता है। कुछ देर बाद खिलौने की दुकान में जेफरी अपने छुपने वाली जगह को ढकने के लिए पैनल लगा देता है। फिर वह मिच को कर्मचारियों से बात करते हुए सुनता है। अगले 2 हफ्ते छुट्टियों का समय है, जब दुकान में सबसे ज्यादा भीड़ और सबसे ज्यादा कमाई होती है, इसलिए सुरक्षा कड़ी कर दी जाएगी। दुकान जल्दी खुलेगी और देर से बंद होगी। क्रिसमस ईव पर भी सभी को एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी होगी। मिच नया शेड्यूल लगा देता है। दूसरी तरफ रात में जेफरी वही शेड्यूल बदल देता है ताकि ली उसकी प्लानिंग वाले दिन दुकान में न आए। दूसरी तरफ अगले दिन जेफरी एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री, सजावट और ढेर सारे गिफ्ट लेकर ली के घर पहुंचता है। फिर पूरा परिवार मिलकर चर्च जाता है। चर्च में ली को गाते हुए देखकर जेफरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ अगली सुबह जेफरी मास्क पहनकर और बंदूक हाथ में लेकर खिलौने की दुकान लूटने आ जाता है। वह सभी कर्मचारियों को बांध देता है। तभी सुरक्षा गार्ड अपनी बंदूक निकालने की कोशिश करता है, तो जेफरी को उसे जोर से मारकर बेहोश करना पड़ता है। खून देखकर सब डर जाते हैं। फिर जेफरी मिच को तिजोरी खोलने के लिए कहता है और नोटों से इंक बम हटाने बोलता है, लेकिन इंक बम फट जाता है और सारा रंग मिच के चेहरे पर फैल जाता है। जेफरी सुरक्षित तरीके से पैसों का बैग पकड़ लेता है। दूसरी तरफ जाते जाते एक कर्मचारी उस पर चिल्लाता है कि उसने गार्ड को घायल कर दिया है और उसे एम्बुलेंस चाहिए। जेफरी रुककर 911 पर कॉल कर देता है। इसी बीच देरी के कारण ली अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाती है। जेफरी को देखकर वह डरकर भाग जाती है। तभी जेफरी मजबूर होकर पीछे के दरवाजे से भाग निकलता है। दूसरी तरफ पुलिस तुरंत पहुंच जाती है और गार्ड की जान बचा लेती है। इस बार जांच और भी सख्त होती है, इसलिए पुलिस को दुकान में छुपी हुई जेफरी की जगह भी मिल जाती है। ली से पूछताछ की जाती है, लेकिन वो बताती है कि मास्क की वजह से वह पहचान नहीं पाई कि अंदर कौन था। दूसरी तरफ जेफरी स्टीव को सारे नकली कागज और कल की वेनेजुएला की फ्लाइट के टिकटों के पैसे दे देता है। स्टीव टीवी पर दिखी चोरी के बारे में पूछता है, लेकिन जेफरी अनजान बनने का नाटक करता है। फिर मिशेल उसे विग पहनाती है और स्टीव बताता है कि उसे अपने सारे रिकॉर्ड्स मिटाने होंगे। जेफरी मजबूर होकर दांतों के डॉक्टर की क्लिनिक में घुसता है और सारे सबूत जलाकर जगह को आग लगा देता है। अगली सुबह जेफरी एयरपोर्ट की ओर जा रहा होता है कि तभी ली का फोन आता है। बहुत देर सोचने के बाद वह गाड़ी रोककर कॉल उठाता है। ली उसे अपने क्रिसमस डिनर पर आने का निमंत्रण देती है। यह सुनकर जेफरी की आंखों से आंसू बह जाते हैं और वह आने के लिए मान जाता है। जेफरी ली के घर गिफ्ट लेकर पहुंचता है, लेकिन यह एक जाल होता है। कुछ ही देर में पुलिस घर को चारों तरफ से घेर लेती है और जेफरी को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस की गाड़ी में बैठी ली अपराध बोध में रो पड़ती है। जेफरी को 32 साल की सजा देकर वापस जेल भेज दिया जाता है। वह अपनी पुरानी तस्वीर के पास ली के परिवार की फोटो रख देता है और अपनी की गई गलतियों पर सोचने लगता है। वह जेल में सपोर्ट ग्रुप अटेंड करता है और फिर से बेकी को कॉल करने लगता है। जेल के कैदी पूछते हैं कि क्या वह दोबारा भागने वाला है, लेकिन अब जेफरी अपनी सजा को स्वीकार कर चुका है। दूसरी तरफ एक दिन ली उससे मिलने आती है। जेफरी माफी मांगता है। ली बताती है कि पहले उसे गुस्सा आता था, पर अब वह उनके साथ बिताए समय को एक एडवेंचर की तरह याद करती है और उसके लिए शुक्रगुजार है। वह भी अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और दोनों गले लगते हैं। यह कहानी असली अपराधी जेफरी मैनचेस्टर की सच्ची घटना पर आधारित है। उसने 2009 और 2017 में 2 बार जेल से भागने की कोशिश की थी। असली ली अब दोबारा शादी कर चुकी है और हाल ही में कई सालों बाद जेफरी से मिलने गई थी। जेफरी को 2036 में पैरोल मिलने का मौका मिलेगा और अभी वह जेल में लाइब्रेरियन के रूप में काम करता है। और इसी सीन के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।